था, हमने पढ़ लिया कलर थ्योरी, कलर क्यों आता है, किस कारण से आता है, कलर के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि कलर अगर किसी कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है तो वो किस कारण से दिख रहा है। अब आता है कि कलर जो आ रहा है वो किस कलर का होगा, समझ रहे हो, जो कलर है रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो किस तरीके से हम उसको डिसाइड करेंगे। तो कलर मैचिंग उसके अंदर टॉपिक पढ़ा था, हम पढ़े थे LMCT, MLCT, उसके बाद हमें बताया किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पूरे टॉपिक्स के अंदर से। तो ये 4th नंबर का टॉपिक हमने पढ़ा कलर मैचिंग वाला, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स मान लो, चलो ठीक है। मैंने कहा आपके पास क्या है, दो, इसके एक तो आपके पास ग्रीन कलर गिवन है और एक आपके पास रेड कलर गिवन है। तो बताओ मुझको इसमें से इसका कलर कौन सा होगा, ऐसे भाई कह सकते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर लाइक दैट, वी कांट डिफरेंशिएट, वी कांट मेक कि इसका कलर ग्रीन होगा रेड होगा। बट वहीं पर एक हमारा केस हो जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स एक और दे देती हूँ मैं आपको, मान लो चलो एक कॉम्प्लेक्स आपके पास ये रहा। अब आपके पास दो कलर की पॉसिबिलिटीज हैं और दो आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। अब पूछे क्या आप डिसाइड कर सकते हो अब कि किसका कौन सा क्या होगा कलर होगा। सो नाउ ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा। पर अगर सिंगल कॉम्प्लेक्स गिवन है और आपको कलर गिवन है तो बताओ, अब उनसे हम पूछे बताओ उसमें से कौन सा कलर होगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। बट एट दैट सिचुएशन आपको क्या हो, कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन हो और कलर भी गिवन हो साथ में, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक साइकिल पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका आर्टिस्टिक साइकिल भी कहते हैं इसे हम। इसका अंदर पढ़ा होगा विव ग्योर पढ़ा होगा आपने, तो इसके अंदर बस आई को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं आई को हटा देते हैं, तो VBGYOR। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक हम टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर फोटोन्स एब्जॉर्ब और कलर सी। मतलब जिस तरीके से आपको फोटोन वहां पर एब्जॉर्ब, मान चलो आपने ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है आपका, जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपकी लैम्डा आपका क्या होता है इंक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है, वहाँ एनर्जी लो रहती है, यहाँ आपकी एनर्जी हाई रहती है इधर साइड वाले के पास। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे, मान चलो आपके पास फोटोन्स है, जो आपका जो फोटोन्स है उस पर हमने देखा उसकी जो रेड कलर है ना, उस रेड कलर उसने एब्जॉर्ब किया, तो रेड कलर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ये वाला, तो उसके सामने वाला कलर है ये ग्रीन, तो कैसा कलर दिखाएगा, ग्रीन कलर दिखाएगा। मान चलो उसने रेड कलर का फोटो ने एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन कलर वो क्या करेगा, शो करेगा। ऐसे हम डिसाइड करते हैं। तो फोटोन्स की हेल्प से ही हम इसको एनालाइज करते हैं कि जैसे आपको फोटोन गिवन होगा, मान चलो फोटोन आपको ऑरेंज कलर किया, उसने क्या की कलर एब्जॉर्ब किया, तो वो दिखाएगा आपको ब्लू कलर, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, आप कॉम्प्लेक्स ने येलो कलर के फोटोन्स एब्जॉर्ब किए तो वो दिखाएगा कैसा कलर, रेड कलर दिखाएगा अपना। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कलर सीन फोटोज गिवन क्वेश्चन वी हैव टू मैच द ऑर्डर। तो क्वेश्चन क्या होता है, आपको ऐसे गिवन कलर होंगे और ये होगा, तो आपसे पूछते बताओ इसमें से कौन सा कलर किसका होगा। ठीक है, ऑर्डर डिसाइड करने पूछते बताओ कौन सा कलर ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं डेल्टा मोड, यहाँ पे क्या करते हैं लिगैंड को चेक करते हैं, लिगैंड को बेसिकली, और एनर्जी को, एनर्जी क्या होगी आपकी CFSE वैल्यू एनर्जी होगी डेल्टा नॉट। ठीक है, मान लो चलो यहाँ पर NH3 है और H2O है, तो NH3 क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो आपकी क्या करता है पेयरिंग करा देगा, लो स्पिन बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, अब इसकी एनर्जी हाई है। ठीक है, मैंने कहा कलर सी। ठीक है, तो उसमें बात देखो अब कलर ऑब्जर्व कौन सा हुआ है। ठीक है, इनके अंदर कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व कोई ग्रीन कलर सीन हो रहा है, रेड कलर सीन हो रहा है, तो ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, इसका मतलब क्या होगा, फोटोन्स भी आपको कुछ रेड और ग्रीन में ही होंगे। ठीक है, फोटोन्स की जो होगी आपका जो कलर होगा, जो फोटोन्स का कलर होगा वो रेड और ग्रीन ही होगा। अब हम देख सकते हैं एनर्जी किसकी हाई है, रेड और ग्रीन में से, रेड और आपका ये रहा रेड और ये रहा ग्रीन, इसमें से एनर्जी किसकी हाई है, इसकी एनर्जी ज्यादा हाई है, तो ग्रीन कलर वाला कौन शो करेगा, ये वाला फोटोन्स। ठीक है, ये फोटोन्स ग्रीन कलर शो करेगा, फोटोन्स का करेगा ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा तो दिखाएगा कैसा कलर, रेड कलर। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ आया। अरे पागल a² + b² + 2ab। ठीक है, उसके बाद 1/sin²x, ठीक है, cos² x sin², ठीक करके सॉल्व कर। सही कर देख, cos x² के बारे में - cot x जा पूछ लो ना, खाली cos sin cot² ना लिख रहे, देख सही है। हाँ, अब इंटीग्रेशन किसका है, cot² का,
है ना? और यहाँ भी इसी सॉल्व, ये cos अपॉन sin का आ जाएगा भाई। हाँ करना, ठीक है, समझ आ गया? हेलो गाइस, आइए तुम तो एकदम सिंपल एक और देखो, मैं इसका भाई पूरा करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखो इसका। आपके पास एक एलिमेंट है कोबाल्ट Ls6 L डैश, इसकी ये cos का मतलब ये होता है cos square x। ये हाँ इज रेड 2 cos square x। अरे ठीक है भाई, सुन तो ले। हाँ 2 cos x इक्वल टू cos square x। बेवकूफ है तू बाहर में आ जाएगा कांस्टेंट टाइम। तुम तो कह रही थी हाँ। ये कैसा कलर दिखा रहा है? रेड कलर दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है आपको ग्रीन कलर दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे आपको गिवन होगा। अब वो क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसने कैसे कलर के फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए और इसने कैसे कलर के फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए। एक बात बताओ, कोबाल्ट है आपका, ठीक है, कोबाल्ट +3 दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। यहाँ पर तो बेसिकली दोनों चीजें आपकी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जिसका भाई इसने रेड एक विब क्यों ये तो दिखा रहा है, अगर इसने कोई कलर, इसने फोटोन्स कैसे ऑब्जर्व किए, इसने करे ग्रीन वाले, इसने कैसे करे हैं रेड वाले फोटोन्स यूज करें। इसमें पूछा है बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एनर्जी किसकी ज्यादा है आपकी इसमें ग्रीन की, तो ग्रीन वाला कौन सा है आपका, ये वाला L डैश आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ठीक है, समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं बस यहाँ पर, यही है आपका सब कुछ, ठीक है। ये आपका सारा क्या है, आपका कलर मेकिंग वाली चीजें होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ते हैं हम 12th क्लास में पढ़ के आते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड बोर मैग्नेटिक, क्या कहते हैं, असाइनमेंट होती है बोर मैग्नेटन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या करते हैं, दो चीजों के लिए पढ़ते हैं। एक होता है आपका, दो तरीके का होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, एक होता है म्यू स्पिन ओनली, एक होता है म्यू इफेक्टिव। दो तरीके से होता है, एक होता है म्यू स्पिन ओनली और एक होता है म्यू इफेक्टिव। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट, वो पढ़ा रही हूँ फ्री आयंस के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फ्री आयंस, कोई कॉम्प्लेक्स अभी बना नहीं है, फ्री आयंस है बिल्कुल मेटल के, उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं स्पिन ओनली की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है √4s(s+1), ठीक है, समझ आया? तो इसे आपने कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे आ गया इसका, तो अगेन स्पिन कैंसर, एस क्या होता है, स्पिन होता है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हाफ एस की यूनिट लिखा जाती है। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू दैट इज 4 into n/2 plus 1, and it's give you after solving this you find the formula n+2 बोर मैग्नेट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये चीज पढ़ी है आपने, ये चीज नहीं पढ़ी, ये होती क्या है, स्पिन ओनली फॉर्म, स्पिन ओनली हम पढ़ते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर, ओनली स्पिन ओनली पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड 2s ब्रैकेट 4s ब्रैकेट s+1 जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो निकल के फॉर्मूला ऐसे आता है क्योंकि स्पिन ओनली होता है। नेक्स्ट होता है आपका म्यू इफेक्टिव। म्यू इफेक्टिव आपका होता है म्यू s+l, दोनों के लिए क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं s के लिए भी और l के दोनों के लिए। ऐसा कैसा आता है, यहाँ पर मान लो चलो आपके एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास से आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका स्पिन, ठीक है। अब ये जो आपका स्पिन यहाँ पर आपको जनरेट, ये इसके कारण इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का स्पिन हो रहा है, लेकिन जब ये रिवोल्यूशन करता है आसपास इसके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑर्बिटल भी आपका मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, आपका क्या जनरेट, ड्यू टू ऑर्बिटिंग द इलेक्ट्रॉन आपका क्या जनरेट हो जाता है, म्यू एल जनरेट हो जाता है। म्यू एल तो स्पिन है, सिंपल अपनी जगह पर वो स्पिन मूवमेंट कर रहा है, लेकिन म्यू एल भी आपको जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। दोनों का हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, √n ब्रैकेट n+1 प्लस l+1 बोर मैग्नेटन, ठीक है। क्या होता है, n+2 होता है यहाँ पर इफेक्टिव। अगर म्यू इफेक्टिव निकालना होगा तो √n+2 प्लस l+1 बोर मैग्नेटन, ये दो चीजें होती है, फ्री आयंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ
समझ लोगे, मैं निकाल भी लोगे। एग्जाम्पल देखो मैं निकाल देती हूँ आपको, एक फॉर्म एक क्वेश्चन सॉल्व करके देती हूँ। एक मिनट में ध्यान रखना, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम फ्री आयंस के लिए पढ़ते हैं। एग्जांपल लेती हूँ आपका, एग्जांपल है क्रोमियम प्लस 3 का, ठीक है। तो क्रोमियम प्लस 3 में क्या होगा आपका D5D3 आ जाएगा। ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। स्पिन क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर, तो मैं स्पिन ओनली निकालूं तो √4s s प्लस वही तो ये 3 हो जाएगा। और एक होता है सिंपल n ब्रैकेट n+2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 3 × 5 दैट्स गिव्स यू नथिंग बट 15 बोर मेगाहर्ट्ज, ठीक है, √15 बोर मेगाहर्ट्ज। तो सॉल्व कर लो आगे। ये तो होगा स्पिन ओनली के लिए। ध्यान रखना फ्री आयंस के लिए पढ़ रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स के लिए आगे पढ़ेंगे, अभी फ्री आयंस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं निकाल दूँ इसमें किसकी वैल्यू, म्यू इफेक्टिव की निकालूं, सिंपल म्यू l प्लस s हो जाएगा √n+2 प्लस l प्लस 1, ठीक है, सिंपल। तो निकालेंगे n की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर, n क्या 3 × 5 प्लस l क्या निकल जाएगा 2 1 0 -2 -1 -2 3 + 1 दैट इज 3 × 4। तो आंसर आएगा आपका आएगा √27, ठीक है, आंसर निकल ऐसे हम निकाल देते हैं कि ये होता है फ्री आयन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ऑर्बिटिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो आपकी ऑर्बिटिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्वेंच कर जाती है। क्वेंच का मतलब क्या होती है, खत्म हो जाती है, हमें मान के चलते हैं क्वेंचिंग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर खत्म हो जाती है। जिस कारण से हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है, जो म्यू इफेक्टिव आता है वो बराबर आ जाता है आपका म्यू स्पिन ओनली के, ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती है वहाँ पर। तो हम पढ़ते हैं म्यू ओनली क्या होता है, बस स्पिन के बेस डिपेंड करता है, और म्यू इफेक्टिव आपके एल पे भी डिपेंड कर देता है। तो अब एल आपका खत्म हो गया, ऑर्बिटिंग खत्म हो गई बिकॉज ऑफ, दोनों क्या आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये है बेटा ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर हमारा टेट्राहेड्रल की बात करूं, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारा T2 और आपका सॉरी गाइस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, ये आपका इफेक्टिव बराबर। लेकिन ध्यान रखना अगर T2G या फिर T2G के अंदर है T2, अगर यहाँ पर आपकी अनसिमेट्री प्रेजेंट होगी, क्या होगी, अनसिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑर्बिटिंग प्रेजेंट करनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्बिटिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ठीक है, क्या होगी आपकी ऑर्बिटिंग प्रेजेंट होगी। अगर T2 और T2G के अंदर अनसिमेट्री प्रेजेंट होगी तभी आपको ऑर्बिटिंग प्रेजेंट होगी, तब बराबर वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल एक, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एग्जांपल आपको गिवन है, तो आपके पास है NiH2O6+2 COH2O6+2 कोबाल्ट F6 2 नेगेटिव, कोबाल्ट Cl4 2 नेगेटिव, ये पूछता है। इसमें बहुत पूछते हैं क्वेश्चन में, बताओ किसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ये पूछते हैं सवाल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका निकल के पे आ गया +2 चार्ज, ठीक है, कोबाल्ट पे क्या आ गया +2 चार्ज, कोबाल्ट पे +4 चार्ज, ठीक है, ये हो गया कोबाल्ट -2 चार्ज, ठीक है। निकल, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 25 26 27 28, तो हो जाएगा D8, ये हो जाएगा आपका
27 D7, 2 हटा तो D5 D7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर D8 है, ऑक्टाहेड्रल है, सिंपल। एक वीक फ्री लिगेंड है, वीक फ्री लिगेंड बहुत सिंपल सी बात है, हाई स्पिन बनेगा। 1 2 हो गए 8। ठीक है, 8 हो गए, सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। 6 हो गए, सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो OC नहीं होगा प्रेजेंट। D7 है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री अनसिमेट्री प्रेजेंट होगी इसके अंदर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिकॉज यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका हाई स्पिन बनेगा बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर अनसिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रिब्यूशन प्रेजेंट होगा यहाँ पर भी। ठीक है, समझ आया गाइस? इसका लेके चलूं, ये क्या आपका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल के अंदर सिंपल केस ऐसा बनेगा, ऊपर 3 जाएंगे, नीचे 2 होंगे, 7 है और आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या सिंपल सी बात है भाई, हाई स्पिन बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल आपका एब्सेंट होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल केस इसका। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमने पढ़ा है, सिंपल ये पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लबाइलीनेस एंड इनर्टनेस। ठीक है, लबाइलीनेस एंड इनर्टनेस क्या होता है? अगर आपकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट क्या है, फास्ट है तो वो क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स लबाइल होगा। अगर स्लो है तो आपका क्या होगा, इनर्ट होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहती क्योंकि तो रेट उसका कम है। ठीक है, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड LNX। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, मुझे x को निकालना है, y को ऐड करना है और ये आपका बन जाएगा LNY। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वी स्टडी काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जब किसी ने मुझे निकालना है, किसी को एडिशन कराना है तो वो आपको रेट बता देगा। जितनी अच्छी तरीके से रेट होगा तो तरीके से वो रिएक्शन होना चाहती है। इसका मतलब क्या होगा, हम काइनेटिक एनालिसिस करते हैं। काइनेटिक मतलब बेसिकली स्पीड के बारे में, रेट काइनेटिक होता है रेट को जब हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं रेट का कि कोई रेट कितने अच्छी तरीके से फास्ट है, स्लो है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। लेवल अगर स्पीड ज़्यादा है किसी रिएक्शन होने की तो वो लेवल है, और नहीं है तो इनर्ट है, सिंपल सा केस है। ठीक है, अब जो लेवल इनर्ट केस है वो हम 2 चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, एक होता है ट्रांजिशनल मेटल के लिए और एक पढ़ते हैं हमसे नॉन ट्रांजिशनल मेटल्स के लिए, कॉम्प्लेक्सेस के लिए। बस 2 चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, इस हम किसके लिए पढ़ते हैं, 2 के लिए पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और एक पढ़ते हैं आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। बस 2 चीज़ों के लिए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और जरूरी के लिए नहीं पढ़ते। ठीक है, अब एक बात बताओ, लेबलनेस, इनर्टनेस। लेबलनेस का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने आपको इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाई थी, दैट इज कॉल्ड MLNX। यहाँ पर क्या हुआ, ये जितनी जल्दी टूटेगा, ठीक है, टूटेगा मतलब क्या है, ये टूटेगा जब भी तो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। अब ये टूटना इसका किस पे डिपेंड करेगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जितनी ज़्यादा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी जितनी ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा मुझे क्या करना, तोड़ना बॉन्ड को। अब बॉन्ड टूटने में दिक्कत होगी तो इसका मतलब क्या, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, सिंपल से आगे प्रोसीड नहीं करेगी, वो इनर्ट रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इतना ज़्यादा आपका रेट क्या होगा, आपका क्या होगा, कम होगा। इतनी ज़्यादा ही आपकी लेवलनेस भी कम हो जाएगी भाई, और इनर्टनेस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? ये तो होगा आपको सिंपल केस, है ना। अब एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितनी अच्छी तरीके से मेटल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड है आपका वो जुड़ा पड़ा है मेटल से। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी मेटल की उतना ही हाई होगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन ने चुप है जा। इसका मतलब क्या होगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन सारे दे दिए, अब उससे जितनी ज़्यादा, अरे मनीष चुप है जा,
जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, इसका आंसर क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लिगेंड अपने इतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब होगा, उसका जेड इफेक्ट डिक्रीज करने का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, तरीके से आपकी हाईएस्ट जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई होगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इतनी ज़्यादा ही बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो इतना ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट उसको डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा आपका जेड इफेक्ट के, जेड इफेक्ट ऑफ मेटल, जेड इफेक्ट ऑफ मेटल, इतना ज़्यादा ही जेड इफेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट करना, ठीक है। भाई एक एटम है आपके पास, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन से उसके आसपास, ठीक है, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से आसपास उसके, ठीक है। आपका लिगेंड अप्रोच करेगा, अगर मान लो उसके इलेक्ट्रॉन आपके क्या गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से हटे इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, ये सारे मतलब मान के चलो आपके यहाँ लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिटल के अंदर, वो आपके निकल गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिगेंड है उस पर जेड इफेक्ट ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर जो होती है आपकी शील्डिंग है वो कम हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस का फोर्स है लिगेंड पर लगना वो ज़्यादा इंक्रीज, का मतलब जेड इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्ट इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी, जेड इफेक्ट और ऑक्सीडेशन दोनों इंटरलिंक है, ठीक है। और एक आपका साइज पर 1/साइज पर भी इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आएगा, इसलिए को ये हम पढ़ते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है। किसके लिए यहाँ पे, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए पढ़ते हैं इसे, इनर्टनेस और लायबलनेस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल दे रखा है आपको, AlFe6 नेगेटिव, SiFe6 2 नेगेटिव, PFe6 1 नेगेटिव, SFe6, F6, ठीक है, ये दे रखा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 इसकी, +4 इसकी, +5 इसकी, +6। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ज़्यादा ही उसका मुझे क्या ऑर्डर निकालना है, इनर्ट का या फिर रेट का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पर। भाई जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी, भाई सिर्फ एक बात देखो, आप रेट का ऑर्डर निकालना है, किसका भी ऑर्डर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन जितनी हाई होगी आपकी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, उतना ही क्या होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, आपका इतना ही कंपाउंड आपका इनर्ट बनेगा, ठीक है। कंपाउंड इनर्ट बनेगा, लायबलनेस आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब लायबलनेस क्या होता है, रेट का ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, तो रेट उतना ही डिक्रीज होगा। इस तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, इसका Al का सबसे ज़्यादा रेट होगा, उसके बाद इसका, B का, फिर C का, फिर D का, और सबसे कम रेट होगा D का। देख लो इसे, हम ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट देखो आप, ये हो गया नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है, इसके अंदर हम स्टडी नहीं करते, इसके अंदर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है इसके अंदर, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, आपको ज़्यादातर क्या है, इसे हम ऑक्टा, जो ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसे हम बस ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल के ही पढ़ते हैं। इसे हम ना तो स्क्वायर प्लेन के लिए पढ़ते हैं, ना ही हम टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज हम मान के चलते हैं कि ठीक है, इसके अंदर जो रेट होता है स्क्वायर प्लेन का, तो क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रेट होता है कंपेरेबली ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसलिए हम स्टडी ही नहीं करते इनर्टनेस और लायबलनेस, इन दोनों के लिए इनके अंदर रेट अच्छा ही होता है, इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अंदर में क्या पढ़ा, रेट आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ऑक्टाहेड्रल के लिए आपके 2 स्पिन बन के आते हैं, होता है DsP3 हाइब्रिडेशन, एक होता है sp3d2, ये 2 बन के आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इनर वाला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये था आपका आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनर होगा तो आपको रिएक्शन मान के चलो आपकी क्या होगी, रेट स्लो हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे डी ऑर्बिटल से, और डी ऑर्बिटल के अंदर पहुंच गए, न्यूक्लियस के पास पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो रेट स्लो हो जाएगा, रेट आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, मतलब ये आपका इनर्ट होगा, ये आपका लायबल हो जाएगा। लेकिन हम हमें बात करूँगा CFT की वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना, CFT की वैल्यू बात करूँगा, CFSC की वैल्यू आपकी ध्यान रखना ग्रेटर देन आपकी 12 DQ से आ जाए, -12 DQ से वैल्यू बड़ी आ जाए CFSC की वैल्यू, ठीक है। 12 DQ से ज़्यादा आ जाएगा CFSC की वैल्यू, तो आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, ठीक है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं शो करता। आपको बता दूँ, अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए और आपको CFSC से
हमेशा प्रायोरिटी लेना, आंसर आपको CFSE से देना है। अगर CFSE बेसिस ना हो, अगर आपको ये बेटर तो आपको इससे आंसर देना, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में CFSE के बेसिस पर आंसर देना है, ठीक है। अगर कम हो जाए 12 तो आपका कंपाउंड लायबल बन जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। मांगशु आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? D4 है LS के लिए, ठीक है। तो D4 LS के लिए सिंपल सा बात है, तो लो स्पिन बनेगा तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर CFSE वैल्यू की आ जाएगी आपकी, यहाँ पर 4 नेगेटिव 0.4 आ जाएगी, और ये आगे आपकी 0.4 आ जाएगी। तो ये तरीका है। और आपने पढ़ा होगा यहाँ पर DQ के बेसिस पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर तो आता है आपका +6, नीचे आ जाता है -4 DQ। माइनस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखो। माइनस बस आपको एनर्जी लेवल बताता है कि एनर्जी कितनी लो चाहिए हमें यहाँ पर, तो -1.6 आ जाता है। यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो 6 आ 60 है, जो कि ग्रेटर देन 12 है, -12 DQ से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका कंपाउंड इनर्ट कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स इनर्ट कहलाएगा, जो कि लायबलनेस और उसके ऊपर, ठीक है। समझ आया गाइस? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। लेकिन इतना पढ़ने की बजाय, इतना सब कुछ पढ़ने की बजाय हम क्या पढ़ते हैं, इस सब चीज़ों को भी हम कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस कैसे कर देते हैं, सब ट्रांजिशन मेटल के लिए, है ना भाई। हमें पता है ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी, D2 ये निकालना पड़ेगा CFSE वैल्यू, तो हम सीधा पढ़ लेते हैं D1 के लिए, D2, फिर D3 के लिए, फिर D4 से D6 के लिए, फिर D7 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए। इन सब के लिए अलग अलग पढ़ लेते हैं। अगर D1 D2 की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि ये आपके, ठीक है, VPT के अकॉर्डिंग और CFT के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इनर्ट होते हैं और ये होते हैं लाइबल, ठीक है। लेकिन हमें आंसर क्या देना है, लाइबल देना है, बिकॉज हमें CFT पे तब ध्यान देना है, ठीक है। VPT के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, और CFT के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। D1 से D2 वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल हो उसके अंदर, ठीक है, लाइबल होते हैं, इनर्ट होते हैं। बट अब आंसर क्या देना है, लाइबल आंसर देना है, बिकॉज CFT के अकॉर्डिंग लाइबल आता है, ठीक है। D3 की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपके हाईली इनर्ट होता है। ये केस एक ऐसा बन जाता है D3 का, जो कि हाईली इनर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा एक आपका हाई स्पिन और एक आपका बनेगा लो स्पिन, हाई स्पिन और आपका लो स्पिन। अगर हाई स्पिन की बात करूँ तो यहाँ पर लाइबल बन जाता है, और लो स्पिन की बात करूँ तो आपके क्या बन जाएगा, इनर्ट बन जाएगा। समझ आया? क्योंकि CFSE वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं। D7 के लिए क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर लाइबल बन जाएगा ये, ठीक है, लाइबल बन जाएगा, बिकॉज ऑफ हमें JTD प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, JTD प्रेजेंट हो जाएगी। आपका क्या बनेगा, मॉडरेट इनर्ट बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, मॉडरेट इनर्ट बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका हाईली, यहाँ पे भी JTD बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, हाईली JTD होती है, बिकॉज यहाँ पर EG3 आ जाता है, जो कि क्या है, अनसिमेट्री यहाँ प्रेजेंट हो जाती है, सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है, हाँ, सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, लाइबल बन जाता है। चलो लिख लो, कोई बात नहीं है, करो इसे, ठीक है। अब भावना जी, हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ पढ़ने के लिए रजिस्टर चलो क्वेश्चंस को आप पे कैसे अप्रोच करेंगे। हाँ, ऐसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। पहले आपको क्या करना है, इस मांगशु मेरे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके पास नोट है बी वैनेडियम H2O6 + 2 सॉरी गाइस VH2O6 + 3। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, तो पहले आपको चेक करनी है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, रेडियम 2+, इट इज कॉल्ड D2, और यहाँ पर जाएगा D1, ठीक है, D1 और D2। तो ये तो भैया आपका पहले वाला ही आ गया CFSE वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या चेक करते हैं, यहाँ पर आपकी D3 सॉरी गाइस, ये होगा आपका D3 और ये होगा D2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। D3 और D2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल D3 आपका क्या होता है, आपका इनर्ट हो जाता है, और ये आपका लायबल हो जाता है। ये तो सिंपल हमने आंसर दे दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई वो ना हो, एग्जांपल एक देते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर अगर क्वेश्चन ना वो आता है, उसके वाटर एक्सचेंज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वाटर एक्सचेंज वाले कैसे, कि आपके पास एक क्वेश्चन है, वैनेडियम H2O6 + 2, कॉपर H2O6 + 2 और क्रोमियम H2O6 + 3। ऐसे क्वेश्चन आता है। वो पूछता है बताओ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज। रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज मतलब वाटर को यहाँ से निकालना है। जैसे मैंने पढ़ा था मेटल है,
लिगेंड NX है, तो यहाँ से मुझे इसको निकालना है तो उसका रेट बताना पड़ेगा। इसमें रेट का ही है वही, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक वही है, रेट निकालना है कि वाटर निकलने का, वो बताऊँ मुझे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, वही चीज़ है ना इसे निकालने का, तो वो आपका रेट लाइब्रेरी नेट का ही वही कंसेप्ट आ जाता है। तो लाइब्रेरी नेट के लिए मैं क्या करना है, वही आपकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आती है, D3 आती है, D7 आती है, यहाँ पर D3 आती है, ठीक है। तो D7 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसका वाटर एक्सचेंज ज़्यादा होगा, B का हाई होगा। अब क्वेश्चन आइज होता है इसके लिए ज़्यादा होगा, इसके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बिकॉज यहाँ पर, तो फिर इसके बाद क्या चेक करते हैं, उसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आएगी आपकी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है आपकी +3, यहाँ पर रेडियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ पर आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो सिंपल बात है, क्रोमियम ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, +2 की ज़्यादा है। तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, मेटल है ना वो बहुत अच्छे से लिंक किया हुआ है इसको H2 को अच्छे तरीके से उसने खींच रखा है लिगेंड, तो वो इजीली छोड़ नहीं पाएगा, ठीक है H2 को, बिकॉज मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए हैं, जेड इफेक्ट आपका इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब A का कर दोगे फिर C का, ये आंसर है। ये तरीका सॉल्व करने का सिंपल, कुछ ट्रिक भी दे रखी सर ने हमें, जैसे मान चलो कॉपर +2 के लिए ज़्यादा, ठीक है। कॉपर क्रोमियम जिंक मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, कॉपर क्रोमियम जिंक मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल वनेडियम क्रोमियम +3। ये साइड होती है वो हाईली इनर्ट होती है, हाईली लायबल ट्रिक है ये वाटर एक्सचेंज के लिए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।